ट्रंप ने फिर से टैरिफ की धमकी देना शुरू कर दिया है जो भी कंट्रीज अपोज करेंगी ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने में। मतलब अगर ट्रंप चाहे तो ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर सकता है, और अगर आपने इसके बदले कुछ भी बोला तो आपके ऊपर दोबारा से टैरिफ लग जाएगा। और ये चीज देख करके जो नेटो है इसमें बन गया है तहलका। और क्या इससे जो हमारी मार्केट है ये गिर सकती है? बेसिकली अगले 10 साल कैसे हो सकते हैं अगर ये नहीं रुका, तो इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अभी जो एनालिसिस है ये फ्यूचर की होने वाली है, तो चीजें बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बदल सकती हैं। मैं दोनों के दोनों साइड्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा, मंडे की भी बात करेंगे। काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या मंडे को बाजार क्रैश हो सकता है। तो पहली चीज, नो वन नोज मंडे को बाजार क्रैश होगा या नहीं होगा, बट मेरा मानना यह है कि मंडे को बाजार क्रैश नहीं होगा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि जो हमारी मार्केट है ये काफी ज्यादा डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुकी है ट्रंप को। अगर आपको याद होगा तो कोविड के अंदर जब फर्स्ट वेव आई थी तो बाजार 30-40% गिर गया था, लेकिन सेकंड वेव आई तो बाजार में इतना तहलका नहीं आया, और जब थर्ड वेव आई तो बाजार में कोई फर्क ही नहीं पड़ा और बाजार चलता चला जा रहा है। अगर आप आज भी देखोगे तो चाहे यूएस का बाजार हो चाहे इंडिया का बाजार हो, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहे हैं। मतलब 2-4%, 5% ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और जो ग्रीनलैंड वाली बात आई, जहां पे जो नेटो की आर्मी है, मतलब अलग अलग देश है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सबकी जो आर्मी है ये डेनमार्क के पास, ग्रीनलैंड के पास आने लग गई, यूएस के साथ, कि भाई अब कोई मतलब पंगे ना हो जाए, अब ये तो आर्मीज जो है वो इन्वॉल्व ना हो जाए। तब भी जो बाजार है इसमें कोई बड़ा तहलका नहीं हुआ। हाँ, टैरिफ जो धमकी है उसको लेकर के लोगों में टेंशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। पहली चीज, जो यूएस है वो डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा नेटो के साथ वॉर में। हो भी सकता है, नो वन नोज, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो नेटो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये जो यूरोप है इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि भाई ये एक साथ मिलकर लड़ेंगे। किसी ने एक पे हमला कर दिया तो वो उसके अगेंस्ट मानेंगे कि हर किसी पे हमला कर दिया। और जो यूएस वो भी नेटो का पार्ट है, तो अगर नेटो के पार्ट में लड़ाई होगी तो जो यूएन है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगी। तो इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मैं ये कहना चाहूंगा। टैरिफ लग जाए ना लग जाए ये टोटली अलग गेम है, ये पॉसिबल हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता जो वेनेजुएला के साथ हुआ वो चीज यहां पे ग्रीनलैंड के साथ होते हुए दिख सकती है। अगेन मैं बोलूंगा भाई, ट्रंप है, $1.5 ट्रिलियन इसने अपनी आर्मी का बजट कर दिया है, तो भाई ये वॉर के लिए तो तैयार हो रहा है। तो आगे जाकर के कहां कहां पंगे करेगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है अब यहां से। अगर मैं ये मानूं कि ये चीज ऐसे ही चलती रहती है और कोई वॉर नहीं भी होती, जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर हमला करता हुआ दिख सकता है 2026-2027 में। इसकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि चाइना भी अभी तक रुका इसलिए था क्योंकि ओपनली आकर के अगर उन्होंने ये चीज कर दी तो भाई यूएस आकर के सपोर्ट कर सकता है, जापान सपोर्ट कर सकता है। अब जापान आकर के डायरेक्टली सपोर्ट तो करेगा नहीं। दूसरी चीज क्या है कि जो यूएस है वो खुद अपने देश के आसपास ये हरकतें कर रहा है, तो किसी को मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। और ये ट्रंप बोल चुका है कि भाई दुनिया की प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई दादा नहीं हूं किसी का कि भाई मैं सबको संभालूंगा, मैं अपना देखूंगा आप अपना देखो। अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूएस की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? पहला मेरा क्वेश्चन कि यूएस इतना स्ट्रांग क्यों है। दूसरा मेरा क्वेश्चन कि चाइना के पास ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन कि जो इंडिया है उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आई होप आपने लिख लिया होगा अपना कमेंट। अब मैं बताता हूं, जैसे यूएस है, यूएस के पास सबसे बड़ी पावर क्या है? मिलिट्री, ऑब्वियसली। डॉलर सबसे बड़ी पावर है उसकी, राइट। मिलिट्री सेकेंडरी पावर है क्योंकि मिलिट्री को फंड करने के लिए डॉलर की चाहिए, और यूएस चाहे तो आज ही आज में इतना इन्फ्लो कर सकता है कि दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, और दुनिया चाहे या ना चाहे उनके देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डॉलर इतना पावरफुल है। अगर अभी जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है वो बंद कर दिया जाए तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगी काफी लंबे समय तक। ये जो सुपर पावर है ना यूएस की, इसी का फायदा उठा रहा है ट्रंप कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि मैं ही तो कंज्यूमर हूं, या फिर मैं इतना नोट प्रिंट कर दूंगा कि भाई तुम्हारे पूरे देशों में इन्फ्लेशन आ जाएगा, भाई मेरा तो डॉलर है ही, मैं तो झेल जाऊंगा क्योंकि भाई घर का मामला है।
ठीक है। तो पहली सबसे बड़ी सुपर पावर जो यूएस के पास है वो है उसकी आर्मी, वो है उसका डॉलर, और दूसरा है वो है उसके पास गोल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है। अब अगर मैं बात करूं आपसे चाइना की, कि चाइना के पास क्या सुपर पावर है, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना दुनिया का सबसे बड़ा मोट है। अगर चाइना आज ये बोल दे कि मैं अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दूंगा, तो आप ये मानो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एनवीडिया जैसी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के कगार पे आ जाएगी, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए कि वो आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, चाहे वो आपकी जीपीयू बन रहे, चाहे आपके सीपीयू बन रहे, चाहे आपकी ईवी बन रहे, चाहे आपकी बैटरी बन रही है, हर चीज में रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिल्वर। अगर चाइना आज बोल दे कि मैं सप्लाई करना ही बंद कर दूंगा, ऑलरेडी उसने सप्लाई करना कम कर दिया सिल्वर को, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि दुनिया में ना ऑल ऑफ द सडन सिल्वर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और सिल्वर ऑलरेडी काफी कम है। तो जो मोट है चाइना के पास ये अनबीटेबल है। और ये मैं आज इतनी चौड़े में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर आज यूएस खुद चाहे कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर ले, तो वो नहीं कर सकता। क्यों? यूएस के अंदर आर्ली बेसिस पे वेजेस मिलते हैं, और जो वेजेस हैं मतलब सैलरी वो बहुत ज्यादा हाई है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको सेटअप करनी है तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसी के साथ साथ वो सस्ती होनी चाहिए। और यही दो चीजें चाइना में हुई। चाइना एक टाइम पे बहुत गरीब देश था, ठीक है, जब ये सारे के सारे जो अंग्रेज थे वो चले गए थे, जापान चाइना को बर्बाद करके वापस चला गया था, चाइना बहुत गरीब देश हो गया था। उन्होंने अपनी मोट बनाई कि भाई हम मेहनत से काम करेंगे, ये हमारे रूल और रेगुलेशंस हैं, और इसलिए हम मैन्युफैक्चर करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके देंगे, इससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। और यही चीज चाइना को अलग बनाती है पूरी दुनिया से। तो अगर यूएस चाहे कि भाई मैं हेड टू हेड फाइट कर लूं चाइना से, यूएस खुद हार जाएगा, यूएस की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, बर्बाद नहीं होगी क्योंकि डॉलर उनके पास है, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसका, जो ये डिफेंस में काम कर रहे हैं या ईवी में काम कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और सिल्वर के अंदर चाइना को कोई नहीं छू सकता, रेयर अर्थ मिनरल में चाइना को कोई नहीं छू सकता। और रिसेंटली कॉपर की भी बात हो रही है, कॉपर में भी जो चाइना है वो काफी सारा कॉपर होल्ड कर रहा है, गोल्ड भी दबा करके खरीद रहा है। तो ये बहुत सारे मोट हैं चाइना के पास। इंडिया के पास क्या मोट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे हिसाब से क्या मोट है। हम सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं, जो आईटी सर्विसेज है इसमें हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो हमारा डेटा भी बताता है। सेकंड चीज, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़े से अच्छे हैं। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से सस्ते हैं। मैं ये मानूंगा कि रॉ मटेरियल हमारा आज भी चाइना से आता है, लेकिन ये हमारे मेजर मोट हैं। और सबसे ज्यादा मोट जिसको देख करके दुनिया आती है, 140 करोड़ की जनता, और ये वो जनता है जो चाहे तो हमको सुपर पावर बना सकती है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यही वो जनता है जो चाइना के पास एक टाइम पे थी, बहुत मेहनत करी और आज उसको यूएस के पास लाके खड़ा कर दिया, वरना यूएस के आसपास भी चाइना कभी नहीं था, राइट। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है 2026 में, और यहां से जाने वाले टाइम पे क्या हो सकती है इसको समझो। आज की डेट के अंदर जो लेबर है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। मतलब जो इंडिया का मोट है, मतलब इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप हमारे बीपीओ का डेटा देखोगे जो कॉल सेंटर प्रोवाइड करते हैं ना, वहां पे जॉब्स जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये जो लो स्केल या लो प्रोडक्टिविटी वाले टास्क थे जो बड़े देश हमें दे देते थे, वो अब एक्चुअली एआई कर रहा है। तो जो हमारी जनता, हमारा एक मोट बन सकती थी, वो एक्चुअली अब धीरे धीरे करके बर्डन बनेगी, क्योंकि जॉब ही चली जाएगी, हमारी जॉब एआई कर सकता है। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे स्किल, हम स्किल लेवल पे यूएस से बहुत आगे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जिस हिसाब से हमें बड़ा करा जाता है, रेस किया जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम यूएस के बराबर है, मैं ये मानूंगा। मैं हार्वर्ड की बात नहीं कर रहा, उसको तो अवॉइड कर दो, लेकिन जो यूएस के खुद के जो लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वहाँ के लोगों के पास सर्वाइवल स्किल्स बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए जो इंडियंस है वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाकर के डोमिनेट कर पाते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब अनएजुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री उनके पास है लेकिन वो लोग अपना नाम भी नहीं लिखना जानते। दूसरी चीज, यहां पर जो साइंस माइंडसेट है कि साइंटिफिकली हमें ये देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो माइंडसेट हमारा कम हो रहा है। जो एक टाइम पे चाइनीज लोगों के पास था वो भी रिलीजियस थे, लेकिन जो एक टेक्निकल माइंडसेट था वो था जो आज की डेट में हमारे देश में कम होता जा रहा है। ऑब्वियस रीजंस, जो हमारे पॉलिसीज हैं वो उसी के अराउंड बन रही है। जो बच्चे उठ रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बनने की जगह डॉक्टर बनने की जगह
आपको भी पता है क्या बन रहे हैं धीरे धीरे करके, राइट। तो ये चीज़ है। और अगर किसी देश को बर्बाद करना तो उसके बच्चों को परेशान करना शुरू करो, बर्बाद करना शुरू करो, गलत डायरेक्शन में ले जाना शुरू करो, वो अगली जनरेशन जब तक आएगी जब तक वो देश खराब हो जाएगा। ये बोला जाता है, राइट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ये चीज़ बोली है। तो जो हमारा मेन मोट था, हमारी इतनी बड़ी जनता, हाई स्किल, वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। क्योंकि जो लेबर का काम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये अभी तक एआई नहीं कर सकता था और ये आगे भी नहीं कर पाएगा। हैंडमेड चीज़ों की वैल्यू बढ़नी रहेगी, लेकिन ये हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि हमारी इकोनॉमी चले, राइट। और एआई के आने के बाद जो हमारा कॉम्पिटेटिव मोड था, इतनी बड़ी जनता जो सस्ते में काम करती है, वो भी खत्म हो गई। क्योंकि जो एआई है वो हमें रिप्लेस कर देगा। इसी वजह से जॉब की दिक्कत आपको इंडिया में हर जगह दिख रही है आज की डेट में। लो स्किल जॉब खत्म हो जाएंगी अगले 2-3 साल में। लो स्किल जॉब्स आपको नहीं दिखेंगी, जहां पे रिपीटेटिव टास्क होता है वो नहीं होगा, वो पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा। मैं खुद आईटी कंपनीज के अंदर काम करता हूं तो मुझे पता है इतने तेजी से चीजें खराब हो रही है। और जो नए लोग आ रहे हैं ना, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है क्योंकि बेसिक स्किल सेट भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचो आज से 10 साल बाद दुनिया कैसे दिखेगी, अगर हम इस पे बात करें, पूरी कहानी है ये, कोई ऐसा डेटा नहीं कि 10 साल बाद मुझे पता चल पाए। मेरी थ्योरी ये कहती है कि काफी सारे इंडिविजुअल्स होंगे और हमारा जो मेन टास्क होगा वो होगा कि बड़े बड़े जो एआई हैं उनको डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड करना हमारा नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व नहीं होंगी। इसके अंदर जैसे आप हो, मैं हूं, घर में बैठे हुए हैं, हमें वो टास्क मिल गया, हमने करा, पर आर के हिसाब से हमें कॉस्ट मिली, हमने वो पे करी। ये मैक्सिमम हो सकता है अगले 10-15 साल के अंदर, अगर हमने कोई भी मोट नहीं बनाया। इसके अलावा भी एक दिक्कत है क्या, जब भी आप इनोवेशन की बात करते हो तो वहां पर आपको कॉम्पोनेंट चाहिए होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, रेयर अर्थ मिनरल हो गया, राइट। ये दोनों के दोनों कंट्रोल चाइना करता है और इसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है यूएस, जिस वजह से वो ग्रीनलैंड जाके हमला कर रहा है। अब इंडिया ना किसी पे हमला कर सकता है, ऑब्वियस रीजंस, हमारे वो मतलब एथिक्स ही नहीं कि हम जाके किसी पे हमला करें। चाइना के पास वो सप्लाईज ऑलरेडी हैं जो फ्यूचर में होने वाली चीजों में लगेंगे, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, रेयर अर्थ मिनरल हो गए, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ये सब बनाने के लिए ये सब चाहिए, हमारे पास इतने नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। और जो यूएस है वो हमला कर रहा है ग्रीनलैंड पे ताकि मैं इस चीज को निकाल पाऊं। तो हम अगेन कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। मेरे हिसाब से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी इकोनॉमी कितनी भी बड़ी हो जाए, जो हमारी गरीबियत है, लोअर मिडिल क्लास जो है या मिडिल क्लास जो है, इनके पास इतना पैसा नहीं आएगा। टॉप लाइन वाला फिर भी पैसा बनाएगा, राइट, स्टॉक मार्केट में फिर भी पैसा बनता जाएगा जो कंपनीज अच्छा करेंगी। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो बहुत मेजर स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। अदर देन दैट, अगर हमारी पॉलिसीज चेंज हो जाए, हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं कि भाई जो फ्यूचर में जिसकी ज़रूरत है या फ्यूचर में जो डिमांड है उसके अंदर इन जनता की ज़रूरत पड़े जिसके चांसेस कम है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई इंडस्ट्री कंज्यूम कर ले, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारे पास तो ये दिक्कत बन सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी पड़ेगी। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहोगे इंडिया में तो बड़े पंगे हैं, बड़ा घूस खिलाना पड़ता है, किसी की ज़मीन लोगे तो वहाँ पर अलग लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करना अगले 10 साल में बड़ा मुश्किल है। हम चाइना से ऑलरेडी पीछे हैं, ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कोप अप करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कोप अप कर लें या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो पैसा बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगले 2-3 साल बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिख सकती है, तो नज़रें आपकी होनी चाहिए। मुझे लगता है जो गोल्ड है, एक गोल्ड जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी बनते हुए दिखेगी हमें आने वाले कुछ सालों के अंदर। और सबसे बड़ी करेंसी का जो पदवी है जो अब अभी के लिए डॉलर के पास है, वो हो सकता है गोल्ड को बहुत जल्दी हमें देखते हुए मिल जाए। तो गोल्ड को इग्नोर मत करना, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है और ये जो चेंज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं ये सन 2000 के बाद अभी आया है। इतना ड्रास्टिक चेंज अब हम विटनेस कर रहे हैं। हम इसको कैसे डील करते हैं, अभी इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव मोड था, इतनी बड़ी जनता, वो एक्चुअली आने वाले टाइम पे शायद मैटर करेगी ही नहीं, क्योंकि एआई काफी सारे लोगों का काम अकेले हैंडल कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है बताना। ये मेरी थ्योरी थी, आप मुझे अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय।